इस वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। एक ये नोट्स की तरह है, जैसे आप अपने नोट्स तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें वो सभी प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं पिछले साल, जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी पीसीएस, जो भी स्टेट वाइज पीसीएस हैं उन सभी के प्रश्न हैं। ये जो स्टार बना हुआ आप देख रहे हैं ना, ये सारे पिछले वर्ष के प्रश्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले यूपी पीसीएस, आरओ यारो, ईपीएफओ, एपीएफसी सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए मतलब जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी आने वाले, उनके प्री को यहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, तो आने वाले आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल नोट्स की तरह है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय कंपनियों को किस तरीके से आगमन हुआ था, उससे संबंधित पिछले परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, अहमद इब्न मजीद। उसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। वास्को डी गामा अहमद इब्न मजीद की सहायता से बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। दूसरा, उसने यहाँ पे पहुंच करके भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। कब आगमन हुआ था भारत में? 20 मई 1498 को। तीसरी चीज़, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन, शासक कौन था? जमोरीन था। जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। किसने किया? जमोरीन ने किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने सबसे पहले काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। सबसे पहला कौन सा व्यापार था पूछा जाता है, तो काली मिर्च का। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा ने, जिससे कि अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। इसके बाद तीसरा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन बन सकता है जो पूछा गया था कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आया था। तो सबसे पहला कौन वायसराय बनकर के आया था पुर्तगाली? 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंदू महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर के आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया। इसके बाद उसने 1510 में बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा छीन करके अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित
हरमुज पर अधिकार कर लिया। 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पे। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। ये 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन के द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, जो कि वर्तमान का तस्मानिया है, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली था, उसने भारत के मार्ग प्रशस्त किया, मीन्स खोज की थी। ठीक है। इटली निवासी और स्पेन के द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया की खोज की और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, यानी कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी, इसका निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। इस समय वो गवर्नर नहीं था। अजयदीव एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा 1505 में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। अगला पॉइंट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है। कौन कंपनी पहले आई? तो अगर ये सीक्वेंस क्रम में लगाने को पूछा जाता है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये क्रम है इनका। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे। वास्को डिगामा। इसके बाद सबसे अंत में 1961 में आए। सबसे पहले 1489 में और सबसे लास्ट में जो आए थे वो फ्रांसीसी 1961 में। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? मैनुएल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। ये इसका कालक्रम है 1958 से 61। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोसा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की, 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हुगली को पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। अगला पॉइंट है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने
अंग्रेज़ों को व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सूतनौती को चुना। ये कलकत्ता का स्थल था। जॉब चारनॉक ने व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती या सूतनौती को चुना था। कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। कोच्चि जो था वो 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक समूह का गठन करके 30,133 पौंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ में ईस्ट इंडीज़ व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन के कुछ मर्चेंट एडवेंचर्स का एक समूह का गठन 30,133 पौंड की अभिदत्त पूंजी के साथ में ईस्ट इंडीज़ व्यापार के लिए समुद्री अभियान के लिए आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल को स्वीकृत नहीं मिल सकी थी। प्रीवी काउंसिल को वैसे तो अगले वर्ष वो फिर से एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज़ अभियान के लिए जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए और अपनी पूंजी को भी बढ़ा करके 68,373 पौंड कर दिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया। एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम के तहत यानी प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ को रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ 1600 को। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। कार्यकाल 1556 से 1605। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना, ध्यान रखिएगा, एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में, स्थायी पूछा जाए तो सूरत में और अस्थायी मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में। सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में 2 साल बाद स्थापित किया गया था। डचों के द्वारा 68 में और पहली डचों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो 1616 में हुआ था। 2 साल बाद नहीं, 1616 में डचों के द्वारा हुआ था सूरत में और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में स्थापित हुआ 1668 में। थॉमस बेस्ट ये एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसने कि पुर्तगालियों को सौले के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौले के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था।
जिसे कि उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746-48। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध था, जो कि 1740 में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही दलों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1746 में युद्ध शुरू हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अनवरुद्दीन ने किसको? महफूज खां के नेतृत्व में। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-लॉ-शापिल की संधि यानी ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-शापिल 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया 1748 में, और मद्रास अंग्रेज़ों को फिर से प्राप्त हो गया। मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, वो डुप्ले ही था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य के द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी? मसूलीपट्टनम में किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई थी। 1627 में पीपली में। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, कुछ ही दिनों बाद। लेकिन बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। कहाँ पे? चिनसूरा में। चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते थे, चिनसूरा के डच किले को। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था।
अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो भारत पे यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेन, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। इसके बाद अगला चैप्टर हम कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम रख दिया मुर्शिदाबाद, अपने नाम से संबंधित। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। आपसे पूछा जाए कि भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। अगला पॉइंट है अलीवर्दी खां, जिसका शासनकाल है 1740 से 56। तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था? अलीवर्दी खां ने किया था और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट करके मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के बाद उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। कौन? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय हुआ था। जे.जेड हॉलवेल जो कि शेष जीवित रहने वालों में से एक था, जो बचे हुए लोग जीवित रह गए थे उसमें एक था हॉलवेल। इसके अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। ये घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन, गुलाम हुसैन की पुस्तक थी सियार उल मुतखैरीन, जिसमें उन्होंने इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को। प्लासी, जो कि वर्तमान में इसका नाम पलाशी है, इसका युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 पर बैठा और 60 तक इसका कार्यकाल था। इसके बाद फिर से 1765 में बैठा और 1768 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि की। किसके साथ में? शुजाउद्दौला के साथ में, क्लाइव ने। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह जो अंग्रेज हुआ था वो अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह था, इसी के समय में हुआ था, दौला के, शुजाउद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइव के द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। लुटेरा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव के द्वारा की गई थी बंगाल में। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का ये कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था और हेवन बॉर्न जनरल। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया
संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था वो, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर कराने का निश्चय किया था। मीर कासिम ने इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा था। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था इसने। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। इस युद्ध के समय वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र और दिल्ली का शासक आलम शाह द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 में। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। फिर 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लाइव के समय ही द्वैध शासन बंगाल में शुरू हुआ था। कंपनी ने दीवानी के कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन भोगी मात्र बन करके रह गए। फिर 1765 में अंग्रेज़ों के द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति ने, कौन सी जनजाति? खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। किसने कहा? के.एम. पनिक्कर ने कहा था। के.एम. पनिक्कर ने। यहीं से ये बंगाल वाला चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य। पंजाब और मैसूर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम सारे कवर करेंगे अब पॉइंट वाइज। बहुत ही सिंपली नोट्स की तरह आपको आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये चीज़ें बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। 1798 में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई।
रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा करके वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। किसने राजा की उपाधि दी? जमान शाह ने दिया, और लाहौर पर अपना सूबेदार मान लिया। लाहौर का अपना सूबेदार उसे मान लिया। इसके बाद उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इसके बाद तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी खड़क सिंह को। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। ये युद्ध अनिर्णित थी। ये युद्ध जो थी वो निर्णित नहीं थी, मतलब कि अनिर्णित ही समाप्त हो गई। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्हें 1843 से 1849 तक शासन किया। उन्होंने दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर के बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें कि सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। हेनरी लॉरेंस को और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 59 में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। कौन था? वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। इस युद्ध के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हरा करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था। हेक्टर मुनरो की सेना को टीपू सुल्तान ने कहाँ पे? पोलीलूर के स्थान पे। इसके बाद 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। उसने पोर्टो नोवो, पोलीलूर तथा शोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया।
दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ 1784 में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किसने? टीपू सुल्तान ने की और उसका सदस्य बना। और साथ ही टीपू सुल्तान उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो कि आधुनिक इस्तांबुल है, अफ़गानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 में, 1792 तक रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था मार्च 1792 को। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्कविस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। चर्चा का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया बेगम समरू ने। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान किए थे। सांबरे को बंगाल के नवाब नजर खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जबता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान किया था। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। अब हम अगला चैप्टर कवर करेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के हैं सारे प्रश्न यहाँ कवर होंगे। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों ही सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए और जनवरी 1766 में ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, केवल उन्हीं को दिया जाता था। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित कराने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया, ट्रायल एंड एरर का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। कब? 1774 में। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने तैयार किया। नींव रखी गई हेस्टिंग्स के द्वारा और ऊपरी संरचना कार्नवालिस के द्वारा तैयार किया गया। कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों,
पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1774 से 85 कार्यकाल था इसका। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित कौन है? हेस्टिंग्स और वेलेस्ली, जिसे घेरे की नीति भी कहते हैं। हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो किसके ऊपर चलाया गया था? हेस्टिंग्स पे चलाया गया था, जो कि 1788 से 95 तक चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां कौन कौन थी? तो ये निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति कब तक? 1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। बराबर की संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कार्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया और इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने और न्यायालय 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम किसका है? कार्नवालिस है, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो कि इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। किसने किया? कार्नवालिस ने किया। कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप दे करके उन्हें कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ये सिद्धांत किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर। इसके तहत उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्याय और फौजदारी शक्तियां ले ली गई, उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस 1786 से 93 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था और वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी।
संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने कि अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने किराए पर अपने सेना दी थी? डुप्ले। अंग्रेजों ने भी ये प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे? हैदराबाद था, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। किसने? बेंटिक ने। और देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति भी अपनाई। किसने? विलियम बेंटिक ने। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसे यद्यपि ऐसा करने के लिए उसने पर्याप्त कारण थे ऐसा करने के लिए, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़ करके 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कक्षार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक अव्यवस्था थी। बेंटिक के शासनकाल के 7 वर्षों पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। किसको किया था? बेंटिक ने किया था कैप्टन स्लीमैन को। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया था। अनेक ठगों को फांसी भी दी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 एवं 23 में दासों के संबंध में कानून बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया गया था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश हैं सतारा 1848 में किया गया, जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 54 में, नागपुर को 54 में, करौली को 55 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यपगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था।
भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का विकास मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों में बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के 15 भाग के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाह ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंदी की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन का समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में। 1843 के एक्ट 5वें के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति यानी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। ध्यान रखिए, किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना शुरू हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई। नियमित पूछी जाए तो 1881 से, मतलब अब तक चली, वहाँ से जो शुरू हुआ वो अब तक चलते आ रही। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हो गई। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसी के कार्यकाल में हो गई? वो है लॉर्ड मेयो। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने का अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान
में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ये इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसको मुंह बंद का अधिनियम भी कहा गया है? वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। ये श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे अवकाश से वज्रपात कहा है। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। किसने कहा है? एस.एन. बनर्जी ने। सर पी.सी. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड लिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें की प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे और इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थायी शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किया। इस कारण रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का अधिनियम जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारत में पुरातत्व संरक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ में प्रारंभ हुआ था। किसने स्थापन की? विलियम जोन्स ने किया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। पुरातात्विक सर्वेक्षक 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किया था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्शल को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई। इसके बाद ये 5वां चैप्टर जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही, क्या प्रभाव पड़ा उस पर। ये सारे पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया।
तो भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस ने 1793 में। इससे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था और 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए, एक भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखा और 10 भाग भूमि लगान जो भाग है वो कंपनी को देना था। भूमि का 10 भाग अपनी कंपनी को और 1 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, भद्र नवाब थे ये छोटे पूंजीपति। स्थायी भूमि बंदोबस्त या फिर जमींदारी प्रथा के बाद में अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई और दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता रैयतवाड़ी व्यवस्था के टॉमस मुनरो और कैप्टन रिड थे। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बाराहमल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। कुर्ग जो है वो अब का कर्नाटक का एक भाग है। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों की भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या फिर सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। अगली व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल, जो कि जहांगीर का एक भाग था, इसके साथ में स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। ये ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी शामलात और अन्य भूमि का स्वामी होता था। ये पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक और भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन शामिल हैं। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने और अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल फ्रेम रेंज शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल भी नहीं लगता था शुल्क, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह यानी ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने अपने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि ये राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। और इसके साथ ही आपका ये आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।